हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री एंड वेलकम टू इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। ये वीडियो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होगा। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके न्यूमोनिक्स भी अपन लोग देखेंगे, उसको याद भी करने की अपन कोशिश करेंगे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी एग्जाम रेडी हो जाओ और इकोनॉमिक्स में आपको 90 प्लस मार्क्स लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स स्कोर किए हैं। 99, 98, 97, 96, 90 सभी मार्क्स बिल्कुल भी स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले मेरे पास में 61 स्टूडेंट्स थे, तो आप भी उसमें से हो सकते हो। तो इस वीडियो को डिटेल में एंड तक देखिएगा और इकोनॉमिक्स के अंदर 90 प्लस की गारंटी मेरे तरफ से लेके जाइए। मेरे ऐसे ही बाकी भी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिएगा, जिससे कि इकोनॉमिक्स में आपका 90% प्लस 90 प्लस मार्क्स का गारंटी मेरे तरफ से आ जाएगा। यस, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस रिवीजन वीडियो को ऑन योर चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। वैसे तो यूटिलिटी के बारे में आपको 11th में सबसे पहले पता चलता है कि यूटिलिटी का मतलब होता है दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कोई भी चीज आपकी कितनी जरूरत पूरी कर सकता है ये बताने वाला एक नंबर, उसको अपन यूटिलिटी बोलते हैं, है ना। एंड यूटिलिटी को अपन यहाँ पे नंबर्स में मेजर करता है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। यूटिलिटी इज ए नंबर जो आपको ये बताता है कि किसी भी कमोडिटी से मुझे कितना फायदा फील हो रहा है, मुझे उसको कंजम्पशन करने के बाद में कितना उससे बेनिफिट, कितना उससे सेटिस्फैक्शन, कितना उससे फायदा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो कमोडिटी मेरा कितना वांट सेटिस्फाई करता है, उसको अपन यूटिलिटी बोलते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, जो 8 मार्क के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे आपके लिए बन सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इसको याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले अपने को 3 कंसेप्ट याद रखना है, फिर अपने को याद रखना है डिफर डिफर डिफर, उसके बाद में अपने को याद रखना है दैट इज यूटिलिटी एंड यूर अबाउट द डिमांड, है ना। तो सारी चीजें अपन यहाँ पे याद करेंगे। सबसे पहले 3 कंसेप्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इज योर रिलेटिव कंसेप्ट, सेकंड इज योर सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड थर्ड इज योर इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। सबसे पहले याद करेंगे, मेरे साथ सब लोगों को बोलना है, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं सबको मेरे साथ में अपने घर पे एक सॉन्ग, एक गाने के साथ में अपन इसको याद रखते हैं। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट कौन से? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट कौन से? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट क्या बोलता है? देखो, यूटिलिटी जो है वो रिलेटेड है 2 चीजों से, एक होता है टाइम और दूसरा होता है प्लेस। कि चीजों की जो यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाती है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होते जाती है। जैसे ही मैं किसी भी चीज का टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दूं ना, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी चेंज हो सकती है। और किसी भी चीज का अगर मैं प्लेस ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दूं तो उससे उसकी यूटिलिटी चेंज हो सकती है। ऐसा हमको बोलता है दैट इज अबाउट द यूटिलिटी। कि यूटिलिटी जो है वो रिलेटेड है 2 चीजों से, एक होता है टाइम और दूसरा होता है प्लेस। एग्जांपल्स क्या याद रखेंगे? देखो, यहाँ पे बोला हुआ है आपकी बुक के अंदर कि जो वुलन क्लोथ्स है उनका आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलता है इन केस ऑफ विंटर सीजन जो भी चल रहा है, और समर सीजन में उन्हीं चीजों का आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं होगा, बिकॉज उससे आपको फायदा ही फील नहीं होगा। अभी उससे फायदा फील हो रहा है बिकॉज अभी ठंडी है, इसलिए वुलन क्लोथ्स का हमको यहाँ पे ज्यादा फायदा फील होगा, राइट। जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि आपने कभी ये मूवी देखा है द कॉन्जरिंग। ये जो मूवी है ना, इस मूवी को देखने का मजा रात में आएगा ना कि दिन में। तो रात में देखने का मजा है, यूटिलिटी वहां पे ज्यादा है ना कि दिन में आपको इसकी यूटिलिटी मिलेगी जहां पे बिल्कुल भी उजाला हो। तो उजाले में ऐसी डरावनी मूवी देखने का इसका कोई मजा नहीं है, बट अंधेरे में जब आप देखोगे तो उसका यूटिलिटी आपको ज्यादा मिलेगा। आई नो स्टूडेंट्स कि आपने बिल्कुल भी मूवी देखी होगी, और अगर देखी नहीं है तो अभी जाके मत देखना, बिकॉज अभी एग्जाम्स की पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। जब भी आपके एग्जाम्स हो जाए इन द मंथ ऑफ फरवरी, तब जाके आप ये बिल्कुल भी मूवी देख सकते हो, राइट। लेट्स अपन बात करते हैं अबाउट द आइसक्रीम। आइसक्रीम का मजा आपको समर सीजन में ज्यादा आएगा ना कि विंटर सीजन में, बिकॉज उस टाइम पे गर्मी होती है और गर्मी में आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग होता है। तो टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज होने से यूटिलिटी चेंज हो सकता है। प्लेस ऑफ कंजम्पशन, सैंड की यूटिलिटी जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा है ना कि सी शोर पे, यानी कि समुद्र के किनारे पे, नदी के किनारे पे आपको उस मिट्टी का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन वही मिट्टी अगर आप वहां से निकाल के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे रख दो तो वहां उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगा, उसका फायदा लोगों को मिलने वाला है, राइट। तो प्लेस टू प्लेस भी यूटिलिटी चेंज होती है। जैसा लेट से रेत है, ये रेत जो है वो रेत हमारे राजस्थान में है, वहां पे उसका कोई फायदा लोगों को नहीं है, लोग उसके लिए बहुत ही परेशान है। बट वही रेत अगर कहीं और आ जाए जहां पे उसकी सख्त में जरूरत है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहीं उसको लोगों को फायदा फील हो जाएगा। एप्पल्स जहां पे आते हैं, महाबलेश्वर है, कश्मीर है, जहां पे एप्पल्स आते हैं, वहां पे लोगों को एप्पल का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वही एप्पल जब हमारे महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा फील होगा। तो यूटिलिटी जो है वो रिलेटेड है विद द टाइम एंड प्लेस।
नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, राइट। आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। सब्जेक्टिव रिलेटिव मतलब दो चीजें, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन क्या होगी, चेंज होगी। हर एक पर्सन को सेम यूटिलिटी नहीं मिलती। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि दिमाग की बात है। ओके, अभी सबका सोच अलग है, सबके विचार अलग है, सबके टेस्ट, सबके प्रेफरेंस अलग है, और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या होती है, अलग होती है, राइट। लेट्स से अगर कोई पर्सन है जिसको सिगरेट फूकना बहुत ज्यादा पसंद है, उसको इससे यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन कोई पर्सन है जिसको सिगरेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसका धुआं अच्छा नहीं लगता, या फिर लेट्स से अपन बोल सकते हैं कि उसको एलर्जी है इन सारी चीजों से, तो उसको उससे यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाली है। कोई पर्सन है जिसको नॉनवेज खाना पसंद है, मैं बिल्कुल भी प्योर वेजिटेरियन हूं, मुझे नॉनवेज से कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जिसको नॉनवेज पसंद है उसको उससे यूटिलिटी मिल सकती है, राइट। कोई डॉक्टर है जिसको स्टेथोस्कोप का यूज करना है, तो उसको उसका यूटिलिटी है, बट एक लेमैन को, जिसको उसका कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको किसी के हर्ट बीट जानने ही नहीं है, तो उसको उसका यूटिलिटी नहीं होगा, राइट। तो पर्सन टू पर्सन हमारा जो यूटिलिटी है वो चेंज होता है, ये हमको बोला गया अबाउट द सब्जेक्टिव कंसेप्ट। थर्ड चीज आती है दैट इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी जो है वो अच्छा भला बुरा क्या है वो सब बिल्कुल भी नहीं दिखता है। यूटिलिटी जिसको भी फायदा चाहिए उन सभी को वो फायदा देगा, जिस तरीके से उसको यूज करना है बिल्कुल भी यूज कर सकते हो, चाहे आप अच्छा काम करो चाहे आप बुरा काम करो, दोनों को भी उससे यूटिलिटी मिलने वाला है, राइट। लेट्स से जैसा यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर कोई पर्सन है जो चोर है, उसको नाइफ का यूटिलिटी है कि वो आपको उस चाकू से डरा के आपसे लूट मार कर सकता है। वही इस चाकू का यूज करके अपन जो है किचन में अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स को कट करने का भी काम कर सकता है। तो एक ही चीज है, वो दोनों भी फायदे दे सकता है, अच्छा भी बुरा भी। तो ये चीज जो है ना वो ये नहीं दिखता कि इसका काम किस लिए हो रहा है, बस ये दिखता है कि जो भी पर्सन मेरा यूज कर रहा है क्या उसको यूटिलिटी मिल रहा है, क्या उसका काम सेटिस्फाई हो रहा है, क्या अगर हो रहा है तो उसको यूटिलिटी मिल रहा है। तो यूटिलिटी बिल्कुल भी एक न्यूट्रल कंसेप्ट है, इथिकली न्यूट्रल है, ये अच्छा बुरा भला कुछ भी देखता है क्या, नहीं देखता, राइट। लेट्स से दारू जैसी चीज है, अभी दारू जैसी चीज बिल्कुल भी इथिकली न्यूट्रल है, वो ये नहीं देख रहे कि हमारा यूज किस लिए हो रहा है, जिस लिए हो रहा है उसका वो क्या होगा, उसको यूटिलिटी मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, राइट। यस, तो तीन कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़े, दैट इज रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इसके बाद में अपने को तीन बातें करनी है अबाउट द डिफर। Utility differs from satisfaction, utility differs from usefulness and utility differs from pleasure. differ तीन चीजें याद रखनी है बच्चों, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे differ। क्या differ? Utility differs from usefulness, utility differs from pleasure and utility differs from satisfaction. तीन चीजें differ। सबसे पहला utility differs from usefulness, utility differs from pleasure and utility differs from satisfaction. तीनों भी चीजें बिल्कुल भी अलग बात कर रही है, क्या बात कर रहे हैं समझते हैं। चलो, तो सबसे पहले बोला कि यूटिलिटी जो है वो यूजफुलनेस से अलग है। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द वांट, कोई भी चीज अपनी वांट सेटिस्फाई कर सकती है या नहीं और कितनी करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। यूजफुलनेस मतलब ये उसका वैल्यू इन यूज रिप्रेजेंट करता है कि सच में मुझे उस चीज से कितना फायदा हुआ है। तो दोनों भी चीजें अलग है। देखो, फायदा होने वाला है या हो सकता है और फायदा सच में हुआ है, तो इन दोनों को डिफरेंट किया गया है, अलग होता है। जैसे लेट्स से अगर कोई पर्सन है ना जो कि टोबैको कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, इन सब चीजों से कंजम्पशन करने से उसको यूटिलिटी तो मिलता है, लेकिन इन सभी चीजों का उसके लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। ये चीजें उल्टा उसकी लाइफ को क्या करती है, हानिकारक बना देती है, वो बहुत जल्दी मरने वाला है, ये यहाँ पे डिसाइड हो जाता है ना। अगर आप कोई या फिर आपके आसपास कोई कंजम्पशन करता है तो उन सभी को इन सारी चीजों से कंजम्पशन करने से रोके, बिल्कुल भी टोबैको अल्कोहल कंज्यूम ना करने दे, बिकॉज वो इंसान बहुत ही जल्दी मर सकता है। ये चीज उसको यूटिलिटी देती तो होगी, बट वो चीज उसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो यूटिलिटी जो और यूजफुलनेस दोनों भी अलग अलग होते हैं, दोनों भी सेम नहीं होते। कोई चीज जिससे यूटिलिटी मिल सकती है बट वो अपने लिए यूजफुल ना हो, और कोई चीज जिससे यूटिलिटी ना मिलती हो बट वो अपने लिए यूजफुल हो सकती है। लेट्स से अगर आप लोग हो, आपको जो है वो सुबह सुबह उठ के दूध पीना पसंद नहीं है, बट आपके घर वाले आपको जबरदस्ती दूध पिला रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, दूध से आपको यूजफुलनेस तो है, कैल्शियम आपको मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके लिए जरूरी है, नाश्ता आपका हो जाएगा, बट आपको पसंद नहीं है तो आपको इससे यूटिलिटी नहीं मिलता हो, है ना। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों भी अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी जो है वो प्लेजर से अलग हो सकती है। प्लेजर मतलब आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, फायदा जो आपको अच्छा लगता है उसको अपन प्लेजर बोलते हैं, है ना। और यूटिलिटी मतलब आपका उस चीज का कितना यूज आपके लाइफ में, है ना। लेट्स से अपन बोल सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिससे अपने को यूटिलिटी मिले बट उनका आपको कोई भी जो है वो प्लेजर ना मिले, है ना। लेट्स से जैसा अगर कोई पर्सन है जिसको इंजेक्शन लगवाना, गोलियां खाना पसंद नहीं है, बट अगर वो बीमार हो जाता है उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी, तो वहां पे उसको उन सभी चीजों से यूटिलिटी तो मिल रहा है, लेकिन उसका इन सबको कोई प्लेजर नहीं मिलता है। उसको कोई अच्छा नहीं लगता है कि अगर उसको कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगवा दे, उसको नहीं अच्छा लगता कि उसको कोई कड़वी कड़वी दवाई पिला दे, यार बिल्कुल भी बुरा लगता है यार, बहुत अच्छा नहीं लगता, है ना। बट स्टिल उन सभी चीजों का उसको यूटिलिटी तो है, बट उसको बिल्कुल भी प्लेजर उससे मिलने वाला
नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों भी अलग चीजें हैं। यूटिलिटी कब आता है? जब अपन किसी चीज को कंज्यूम करने की इच्छा करते हैं, वांट करते हैं, तो उसको अपन यूटिलिटी बोलते हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज से कुछ फायदा होने वाला है तो मैं उसका वांट करता हूं, क्रिएट करता हूं कि भाई मुझे ये चीज खरीदनी है ना। और यूजफुलनेस, जो सेटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फैक्शन अपने को कब मिलता है? जब एक्चुअली मैं उस चीज को कंज्यूम कर लूंगा तो जो मुझे मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। किसी भी चीज को कंज्यूम करना है ये कब डिसाइड होता है? जब उस चीज से मुझे यूटिलिटी मिलने वाला है तब। और सेटिस्फैक्शन कब आता है? सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। जब आप सच में उस चीज को कंज्यूम कर लो तो जो आपको फील हो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो यूटिलिटी इज एन एंटीसिपेटेड नंबर। जब आप एक एंटीसिपेशन करते हो कि मुझे यहां से फायदा हो सकता है तो वहां पे यूटिलिटी होती है। और एक्चुअली जो आपको फील होता है उसको अपन बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, राइट। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे करी दोस्तों, डिफर डिफर डिफर, दैट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। 6 पॉइंट्स हमारे फीचर्स के यहाँ पे हो चुके हैं। 3 पॉइंट हमने किए थे कंसेप्ट 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 के बारे में, 3 पॉइंट हमने किए डिफर डिफर डिफर। एक बार फिर से याद करते हैं, देखो 3 कंसेप्ट क्या थे? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। एंड डिफर डिफर डिफर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। दोस्तों पॉइंट्स ऊपर नीचे लिखोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लिख के आने चाहिए, राइट। आगे बात करते हैं दो चीजें अबाउट द यूटिलिटी के बारे में। सबसे पहला, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल एंड यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। दो चीजें यूटिलिटी से याद रखनी है। सबसे पहला, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल एंड यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। एम से भी आप इसको याद रख सकते हो, दैट इज एम स्क्वायर भी अपन इसको बोल सकते हैं, दैट इज मेजरमेंट एंड योर मल्टीपर्पज। मेजरमेंट में क्या बोला हुआ है कि भाई यूटिलिटी को अपन जो है नंबर्स में मेजर करने की बात कर रहे हैं, है ना। बट यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसको नंबर्स में मेजर कर पाना बिल्कुल भी गलत है, पॉसिबल नहीं है। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाई ऐसी चीज कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती जिसको अपन एग्जैक्टली बता नहीं सकते, बट अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको यूटिलिटी को जो है नंबर्स में मेजर करना है। तो यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए बिल्कुल भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बन चुका है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। यूटिलिटी का जो नंबर है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी इवन नेगेटिव। और जब आपका यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए उसको अपन डिस यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। भाई किसी चीज को कंज्यूम करके आपको फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उसका नुकसान हो रहा है ना। लेट्स से आपने अगर बहुत ज्यादा खाना खा लिया और आपको उल्टी हो जाती है, तो इन सब से क्या हो जाएगा? भाई आपको क्या लग रहा है कि चुप ही खाना खाया, नहीं खाता तो अच्छा होता। दैट मींस कि आपने जो खाना खाया, जो एक्स्ट्रा आपने खाना खा लिया होगा ना, एक रोटी जो भी ज्यादा खा ली, उससे आपको क्या फील हुआ? डिस यूटिलिटी फील हो रहा है ना। तो यूटिलिटी आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फिर बिल्कुल भी नेगेटिव भी हो सकती है। तो यूटिलिटी का जो नंबर है बिल्कुल भी क्या है? हाइपोथेटिकल होता है ना। जैसे लेट्स से अगर मैं बात करूं पानी की यूटिलिटी है, पानी की यूटिलिटी क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जीना मरना हमारा बिल्कुल भी किस पे टिका हुआ है? पानी पे टिका हुआ है। तो पानी की यूटिलिटी बता पाना बिल्कुल भी क्या है? मुश्किल है। ये कितना जरूरी है, इससे कितना फायदा फील हुआ, ये नंबर में मेजर कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल अपन बोलते हैं कि अपन क्या करेंगे? यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करेंगे, विच इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसका कोई भी सच्चाई में लेना देना नहीं है, इसका कोई प्रूफ मैं कभी भी दे नहीं सकता, राइट। यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, है ना। किसी भी चीज का अपन कई सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ यूजेस अपने को किसी भी चीज के हो सकते हैं। तो वहां पे एक ही प्रोडक्ट है बट अपने को कई सारे फायदे, कई सारी यूटिलिटीज वो अपने को प्रोवाइड कर सकता है एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्सन या एक से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, राइट। जैसे हमने यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल लिया है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया है कि दूध का जो है कई सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है, अलग अलग यूटिलिटी लोगों को उससे मिल सकती है ना। वही इलेक्ट्रिसिटी है, घर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे उसका यूज कर रहे हैं। तो सेम प्रोडक्ट है बट उसके फायदे कई लोगों को कई सारे सेम टाइम पे हो रहे हैं। So wants of more than one person can be satisfied. Also a commodity can be put to several uses. Several मतलब कई सारे uses पे आप उसको लगा सकते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? That is utility is a multi-purpose concept, है ना। तो दो चीजें m स्क्वायर में याद रखनी है, measurement of utility is hypothetical and utility is a multi-purpose, right। इसके बाद में दो बातें याद करेंगे अबाउट, एक तो इंटेंसिटी, दूसरा है डिमांड। इंटेंसिटी डिमांड, इंटेंसिटी डिमांड क्या कि यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करता है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, एंड आपका जो यूटिलिटी है वो है बेसिस ऑफ डिमांड, राइट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट एंड यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, राइट। क्या बोला हुआ है कि आपका किसी भी चीज को, किसी भी चीज की कंजम्पशन से मिलने वाला जो यूटिलिटी ना, वो डिपेंड करता है उस चीज की इंटेंसिटी ऑफ वांट से, कि आपको उस चीज की कितनी जरूरत है। अगर मुझे किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अगर मैं वो चीज कंज्यूम कर लूं तो मुझे उससे मिलने वाला यूटिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वही अगर कोई और पर्सन है जिसको वो ही सेम प्रोडक्ट है बट उसको तब उसका यूज नहीं है, तब उसको उतनी जरूरत नहीं है उस चीज की, अगर वो चीज वो कंज्यूम करता है तो मे बी उसको उतना फायदा वहां पे फील ना हो,
राइट। जैसे लेट से अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी क्लास देख रहा है और क्लास देखते तो उसको भूख लग जाती है, अगर वो भूख लगते टाइम खाना खा लेना तो उसको उस खाने से क्या मिलेगा, यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो अगर उसको भूख नहीं है फिर भी उसको घर वाले अगर जबरदस्ती खाना खिला रहे तो उसको यूटिलिटी वहां पे ज्यादा नहीं मिलेगा। सेम पर्सन भी होने के बाद में आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि आपको उससे यूटिलिटी कितना मिलेगा। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत ज्यादा होगी तो उसका यूटिलिटी भी ज्यादा होगा, अगर किसी को जरूरत ही नहीं है तो उसका यूटिलिटी ज्यादा नहीं होगा। लेट से अगर कोई पर्सन है भिखारी है, 2 दिन से उसको खाना नहीं मिला है ना, और उसको आप अगर खाना दे दो तो उसको उस खाने से यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगा। सेम वही फूड अगर मैं किसी ऐसे मेरे फ्रेंड को खिलाने जाता हूं जिसने 2 घंटे पहले ही खाना खाया है और उसको बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो उसको उसी खाने से यूटिलिटी नहीं के बराबर मिलेगा या बहुत ही कम मिलेगा। तो आपकी जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट पे, आपको उस चीज की कितनी जरूरत है। जिसकी जरूरत ज्यादा, जिसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट ज्यादा, उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा। जिसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट कम, उसका यूटिलिटी भी क्या होगा, बिल्कुल भी कम होने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट अपन यहाँ पे फीचर्स में बात करते हैं, दैट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। किसी भी चीज की मार्केट में डिमांड कब होगी, जब उस चीज से आपको यूटिलिटी मिलती है तभी होगी। अगर मुझे किसी चीज से यूटिलिटी ही नहीं मिलती तो मैं उस चीज की कभी भी डिमांड नहीं करूंगा। लेट से जैसे अगर मेरी बात करूं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मुझे नॉनवेज फूड का यूटिलिटी नहीं है तो मैं कभी भी नॉनवेज फूड की डिमांड नहीं करूंगा। तो यूटिलिटी जो है वो आपकी डिमांड के लिए एक बेसिस बनता है। लोग उन्हीं चीजों की डिमांड करेंगे जिससे उनको यूटिलिटी मिलता हो, राइट। एक स्टूडेंट को पेन से यूटिलिटी है तो पेन की डिमांड करता है, टीचर को चौक से यूटिलिटी तो वो चौक की डिमांड करेंगे, एक पेशेंट को मेडिसिन से यूटिलिटी तो वो मेडिसिन की डिमांड करेगा। कोई पर्सन अगर बीमार ही नहीं है तो कभी भी जाके मेडिसिन खरीदने वाला नहीं है, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जो अपने को याद रखना है। 8 मार्क के लिए सवाल बिल्कुल भी एग्जाम में बन सकता है, तो आपको ये एग्जाम में बिल्कुल भी लिखने आना चाहिए। चलो एक बार इसको पूरा पूरा याद करते हैं, क्या क्या बोला हमने, व्हाट आर द 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सबको मेरे साथ में बोलना है। 3 सबसे पहले हमने बात की अबाउट द कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। देन अपन 3 बात करते हैं अबाउट द डिफर, दैट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। देन अपन बात करते हैं अबाउट द एम स्क्वायर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल एंड यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट 2 points that utility utility depends on intensity of want and utility is the basis of demand, right? yes, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। चलिए चलिए चलिए, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ में, और ऐसे ही कई सारे सवालों का सिलसिला अपन यहाँ पे करने वाले हैं जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी एग्जाम रेडी हो जाओगे, है ना। चलो, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बाद हम बात करने वाले हैं हमारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। देखो यहाँ पे 6 टाइप्स की यूटिलिटी की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला है आपका फॉर्म यूटिलिटी। इसको याद रखने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स है, दैट इज एफपीएस केपीटी, एफपीएस केपीटी, एफपीएस केपीटी, एफपीएस केपीटी, एफपीएस केपीटी। एफ से आएगा आपका फॉर्म यूटिलिटी, पी से आएगा आपके लिए प्लेस यूटिलिटी, एस से आने वाला है आपके लिए सर्विस यूटिलिटी, के से आएगा नॉलेज यूटिलिटी, पी से आएगा पोजीशन यूटिलिटी एंड टी से आने वाला है आपका टाइम यूटिलिटी, है ना। 6 टाइप की यूटिलिटीज की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। 4 मार्क का ये सवाल आप लोगों को जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर दिखाई बिल्कुल भी दे सकता है। सबसे पहली बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी कब बोला जाता है, अगर अपन किसी भी चीज का शेप या स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं जिस वजह से उस चीज का अपने को यूटिलिटी मिलने लगता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। किसी भी चीज का शेप, स्ट्रक्चर, डिजाइन चेंज करने की वजह से अगर वहां पे यूटिलिटी जनरेट होने लगे तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर समझो जो भी झाड़ से काटी हुई लकड़ी है, उस लकड़ी का अपने को कोई भी यूज नहीं है, लेकिन जब उस लकड़ी से अपन फर्नीचर बना लेते हैं, बेडरूम के अंदर अपनी अलमारी बोलो या अपना जो बेड है, ओके, स्टडी टेबल बना लेते हैं, कुछ भी अगर अपन बना लेते हैं तो उससे अपने को क्या मिल सकता है, यूटिलिटी मिल सकता है। तो फॉर्म यूटिलिटी के अंदर अपन बात कर रहे हैं शेप या स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से जब यूटिलिटी आ जाए तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी बोल दिया जाएगा। दैट इज वुड से फर्नीचर बनाना, क्ले से टॉयज बनाना, फॉर्म चेंज करने से यूटिलिटी आ जाना। सेकंड इज योर प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी कैसे बोला जाएगा, जब किसी भी चीज का प्लेस चेंज कर दिया जाए और उस वजह से अगर वहां पे यूटिलिटी इंक्रीज होती है, ऐड होती है, जनरेट हो जाती है, तो उसको अपन प्लेस यूटिलिटी बोल सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स है, अगर अपन अज्यूम करते हैं अबाउट द एप्पल्स के बारे में, है ना, एप्पल्स का कश्मीर के अंदर लोगों को यूटिलिटी उतना नहीं होगा जितना यूटिलिटी लोगों को यहाँ पे महाराष्ट्र में उसका मिल सकता है ना। रत्नागिरी के अंदर मैंगोस का यूटिलिटी ज्यादा नहीं है बिकॉज वो वहीं पे प्रोड्यूस होता है, और उसको अगर अपन एक्सपोर्ट करते हैं या महाराष्ट्र में अपन उसको कंज्यूम करते हैं तो वहां पे उसका यूटिलिटी थोड़ा ज्यादा होगा। किसी भी चीज का प्लेस चेंज करने से अगर यूटिलिटी आ जाए तो ये, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं, है ना।
एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक फार्मेसी है, अगर उस फार्मेसी को अपन किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगाते हैं उससे ज्यादा यूटिलिटी अपने को मिल सकता है अगर वही जो मेडिकल शॉप है वो किसी हॉस्पिटल्स के पास में आ जाएगी तो किसी भी चीज का प्लेस चेंज करने से अगर वहां पे यूटिलिटी जनरेट हो जाती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लेस यूटिलिटी बोल सकते हैं। थर्ड चीज अपन यहाँ पे बात करें दैट इज एफपीएस, फॉर्म प्लेस एंड सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी किसे बोला जाएगा, जब कोई भी एक प्रोफेशनल पर्सन अपनी सर्विस किसी और को रेंडर कर रहा है, किसी और को अपनी सर्विस दे रहा है, तो वहां पे उसके सर्विस देने की वजह से जब सामने वाले को यूटिलिटी मिल रही है तो उसको अपन क्या बोल सकता है, सर्विस यूटिलिटी बोल सकते हैं, है ना। लेट्स से अगर कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई टैक्स कंसल्टेंट, कोई भी प्रोफेशनल है, इट बी अ डॉक्टर, टीचर, जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इस वीडियो को देख के आपको यूटिलिटी मिल रही है, तो ये जो यूटिलिटी है ये कौन सी यूटिलिटी है, सर्विस यूटिलिटी है। जहां पे आप एक सर्विस, एक प्रोफेशनल आपको कोई सर्विस दे रहा है और उससे आपको यूटिलिटी जनरेट हो रही है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सर्विस यूटिलिटी बोल सकते हैं। आप देख सकते हो कई सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पे है और ये सारे लोग जो भी सर्विस दे रहे हैं, आइदर इट बी इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, है ना, ये सब की जो सर्विस है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सर्विस यूटिलिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके लिए दैट इज एफपीएस के से आएगा आपके लिए नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी कैसे बोला जाता है, जब किसी भी पर्सन को किसी चीज का नॉलेज आ जाए, है ना, किसी चीज की आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने किसी चीज का नॉलेज ले लिया, उस वजह से आपको उस चीज का यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉलेज यूटिलिटी बोल सकते हैं। आपके घर पे पहले से कंप्यूटर है, आप जब छोटे थे तब से आपके घर पे कंप्यूटर है, बट आपको कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है ये पता ही नहीं था, फिर आपने एमएससीआईटी की क्लासेस लगाई, आपने कंप्यूटर को सीख लिया, अभी आपको उस कंप्यूटर से यूटिलिटी मिलना शुरू हो गया है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट अ नॉलेज यूटिलिटी। जहां पे कोई भी चीज का पर्टिकुलर नॉलेज एक्वायर करने की वजह से कंज्यूमर को यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी, है ना। जैसे आपके घर पे जो सीनियर सिटीजन है उनको मोबाइल चलाना नहीं आता था, फिर आपने उनको मोबाइल सिखा दिया, तो अभी उनको उस मोबाइल का यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज योर नॉलेज यूटिलिटी, है ना। नेक्स्ट इज योर पोजेशन यूटिलिटी। किसी भी चीज का जब अपन ओनरशिप, पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर शिफ्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उस वजह से जिस किसी ने उसको चीज खरीदी होगी, जिसके ओनरशिप में वो चीज आ गई, उसको उसका यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाता है, तो उसको हम पोजीशन यूटिलिटी बोल सकते हैं, जहां पे ओनरशिप के चेंज होने से यूटिलिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारी ये वेजिटेबल सेल हो रहा है, फ्रूट सेल हो रहे हैं, तो जो भी लोग खरीदने आ रहे हैं ना, उन सबको क्या मिलेगा, इस वेजिटेबल का, फ्रूट का ओनरशिप मिल जाएगा, उस वजह से उनको उसका यूटिलिटी भी मिलना शुरू हो जाता है। दैट इज सेलर से जब बायर गुड्स खरीद लेता है तो उसको वहां पे पोजीशन यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाती है, दैट इज पोजीशन यूटिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट इज योर टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या बोल रहा है, जब किसी भी चीज का टाइम ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दिया जाए, उस वजह से अगर वहां पे यूटिलिटी जनरेट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी बोलने वाले हैं, है ना। अभी टाइम यूटिलिटी कैसे जनरेट हो सकता है, जब अपन किसी भी स्केरसिटी मतलब लिमिटेड जिस चीज का रिसोर्स अवेलेबल है उसको अगर आप स्टोर करके रखो और जब उस चीज की जरूरत हो तब आप उसको यूज करो, तो उससे क्या जनरेट होता है, टाइम यूटिलिटी जनरेट हो जाता है। एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हो जो भी हमारे वार्म क्लोथ्स है उनको समर सीजन में यूज करेंगे तो उसका यूटिलिटी नहीं मिलेगा, लेकिन विंटर सीजन में यूज करने से उससे ही बहुत ज्यादा यूटिलिटी आपको मिलने वाला है ना। जैसे लेट्स से कोई प्रोडक्ट है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, अगर वो विद इन द टाइम जब मुझे उस चीज का यूज है उसके पहले अगर वो आ जाए तो उससे मुझे यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन अगर वो उस डेट के बाद में आता है, जैसे लेट्स से मैंने ऑर्डर कोई किया ड्रेस जो मुझे किसी के शादी में पहनना है, अभी वो ड्रेस अगर शादी के पहले आ गया तो ही मैं उसको पहन पाऊंगा, मुझे उससे यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन अगर उसका डिलीवरी मुझे उस डेट के बाद में मिलने वाला है तो मुझे उसका कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगा। सो टाइम बेस्ड डिलीवरी बोलो या सीजनल प्रोडक्ट बोलो, जहां भी समय के रिलेटेड यूटिलिटी जनरेट होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, टाइम यूटिलिटी बोल सकते हैं, है ना। 6 टाइप से हमारे यूटिलिटी के जो आपको याद करने हैं, दैट इज एफपीएस केपीटी, एफपीएस केपीटी, एफपीएस केपीटी, एफपीएस केपीटी। एफ से आएगा आपके लिए फॉर्म यूटिलिटी, पी से आएगा आपके लिए प्लेस यूटिलिटी, एस से आएगा आपके लिए सर्विस यूटिलिटी, के से आएगा नॉलेज यूटिलिटी, पी से आएगा पोजीशन यूटिलिटी एंड टी से आने वाला है आपका टाइम यूटिलिटी। 2 सवाल हमने यहां पे कर लिए। फर्स्ट इज योर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड जहां पे हमने 10 पॉइंट्स पढ़े थे। सेकंड क्वेश्चन योर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जहां पे हमने 6 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिए है। ऐसे ही और भी आने वाले YouTube के रिवीजन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी नॉलेज गेनिंग हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो, और कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, मजा आ रहा है कि नहीं, आपको वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, है ना, आपको ये रिवीजन से फायदा हो रहा है नहीं, जरूर कमेंट करके बताना, और साथ में ये भी बताना कि आप अगला वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहते हो।
यस, बढ़ते आगे, है ना। कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो उसका भी आप बिल्कुल भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे फुल रिवीजन लेक्चर्स या पूरे लेक्चर्स आपको खरीदने हैं फॉर 12th इकोनॉमिक्स, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 7588244440 पे, है ना। ओके, तो बाकी डिटेल्स अपन और देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अभी अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है ना। सवाल है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टीयू और एमयू होता क्या। टीयू दैट इज योर टोटल यूटिलिटी, किसे बोला जाएगा, जितने भी यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए उन सभी यूनिट्स को मिला के मुझे कितना यूटिलिटी मिलता है, उसे मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल यूटिलिटी बोल सकता हूं, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी किसे बोला जाएगा, अगर मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता हूं, उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने की वजह से मुझे जो यूटिलिटी मिल रहा है एडिशनली, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकता हूं, है ना। टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज है अगर मैं उनका सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। दैट इज टी यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एम यू ऑफ समेशन ऑफ एम यू ऑफ एन यूनिट्स। अगर मैं यहां पे बोलता हूं तो फॉर्मूले की बात करें तो अगर एमयू का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, दैट इज एमयू ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी यू ऑफ एन माइनस टी यू ऑफ एन माइनस 1, यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट्स अगर मैं करता हूं तो मैं यहां पे एमयू फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो एमयू बड़ा ही ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, बिकॉज एमयू अपने को बताता है कि एक एडिशनल यूनिट जो आपने कंज्यूम किया उससे आपको कितना फायदा फील हो रहा है ना। यस, चलो आगे बढ़ते हैं और इस रिलेशनशिप को समझने के लिए इस एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, पूरा का पूरा फोकस इस पॉइंट की ओर मैं आप लोगों का चाहता हूं। देखो क्या बोला है, अगर एक कमोडिटी है जिसका नाम है एक्स, उसके मैं कुछ यूनिट्स कंज्यूम करने जा रहा हूं और उस यूनिट से मुझे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिलेगा उसका डेटा अपने को यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखो यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 यूनिट मैं एक्स कमोडिटी के कंज्यूम करने जा रहा हूं। मुझे सबसे पहले यूनिट से यूटिलिटी मिलता है टोटल यूटिलिटी 10 का, जितना टोटल यूटिलिटी है उतना ही मेरा मार्जिनल यूटिलिटी भी है। इसका मतलब कभी भी अगर मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता हूं इनिशियली, हमारा टीयू और एमयू दोनों भी क्या होता है, इक्वल होता है। पहले यूनिट के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपका टीयू और एमयू बिल्कुल भी क्या होने जा रहा है, इक्वल होने जा रहा है, सेम होने जा रहा है। सेकंड अपन बात करने वाले अबाउट द टीयू एंड एमयू। देखो दूसरे यूनिट से मुझे टोटल यूटिलिटी कितना मिल रहा है 18 और मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है 8। मार्जिनल क्या बताता है कि एक एडिशनल जो सेकंड आपने यूनिट कंज्यूम किया उससे कितना फायदा हुआ, 8 का हुआ, है ना। और टीयू क्या बताएगा, एमयू का टोटल दैट इज 10 + 8 कितना हो गया 18। थर्ड यूनिट मैंने कंज्यूम किया, मुझे और भी कम यूटिलिटी मिल रहा है उस थर्ड यूनिट से, यानी कि कितना हो गया 6। अभी आप देखो जैसे मैं और एक एक यूनिट बढ़ाता जाऊंगा ना, वैसे वैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब अगर मैं कोई भी चीज एक एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने लगता हूं ना, तो हर एक एडिशनल यूनिट से मुझे कम कम फायदा मिलने लगता है। मेरा फायदा बढ़ता नहीं है बल्कि क्या हो जाता है, कम कम होने लगता है ना। सिंपल सा एग्जांपल है अगर मैं आपको दूं, लेट्स से आपको क्लास से पढ़ाई करने के जाने के बाद में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, आप घर पे जाते हो, घर वालों को पानी का ग्लास मांगते हो, घर वालों ने आपको एक गिलास पानी दिया, आपने वो गिलास पानी पी लिया, आपको बहुत अच्छा लगा बिकॉज आप बहुत देर से प्यासे थे, आपने पानी पिया, आपकी जो प्यास है वो मिट गई। आपके घर वाले बेटा आप बोलते बेटा और एक गिलास पानी पी लो, अभी आपने और एक गिलास पानी पी लिया, लेकिन अभी इस सेकंड ग्लास से आपको उतना यूटिलिटी फील नहीं हुआ होगा जितना आपको पहले ग्लास से हुआ है। जबरदस्ती किया जा रहा है आपके साथ में, आपने दूसरा ग्लास पीने के बाद में घर वाले आपको बोल रहे बेटा और एक ग्लास पी लो, कहीं ना आपको किडनी स्टोन हो जाए, है ना। वो पीने के बाद में और जबरदस्ती कर रहे बेटा और एक ग्लास पी लो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, ना। ऐसा बोल के अगर आपको तीसरा चौथा पांचवा ग्लास पिलाया जाए, याद रखो मेरे दोस्तों, आपको हर एक एडिशनल ग्लास जो भी पिलाया जा रहा है पानी का, उससे यूटिलिटी ज्यादा मिलने के बजाय धीरे धीरे कम कम होती जाएगी और आप घर वालों पे चिढ़ जाओगे और कह दोगे बस हो गया भाई, मेरा पेट क्या पानी से फाड़ दोगे क्या, बस करो ये सब पानी पिलाना मुझे, है ना। तो इसके लिए बोला जाता है कि जब अपन किसी भी चीज का एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने जाते हैं तो उस एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाला यूटिलिटी है ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, डिक्लाइन करते जाएगा। इसलिए यहां पे हमारा जो एमयू है ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स, वो क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है, राइट। और इस वजह से ही हमारा जो टोटल यूटिलिटी है ना, वो बढ़ तो रहा है, लेकिन इसका अगर आप ग्रोथ रेट देखो ना, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिमिनिश होते जाएगा। बिकॉज 10 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ, 24 से 28 हुआ, 28 से 30 हो गया। यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। फर्स्ट देखो आप डिफरेंस 8 का था,
उसके बाद में 6 का, उसके बाद में 4 का, उसके बाद में 2 का, तो ये जो डिक्लाइन है ना कम हो रहा है। और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं बल्कि mu होता है। देखो आप, ये डिफरेंस ही mu है क्या, यस, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट mu। इसको ही अपन बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं अपन इसको, स्लोप बोलते हैं, है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो दैट स्लोप ऑफ tu इज नथिंग बट mu, है ना। या फिर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट mu इज अ स्लोप ऑफ tu। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, mu इज अ स्लोप ऑफ tu, राइट। टोटल यूटिलिटी का स्लोप क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होने वाला है, राइट। यस, ये बहुत ही सिंपल सी चीज अपने को दिमाग में रखनी है। ओके, अच्छा अभी इंपॉर्टेंटली ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या बोला गया है कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाने लगो, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे छठा यूनिट है, जहां पे mu आपका बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। जब आपका mu जीरो हो जाता है ना, तो उस टाइम पे आपका टोटल यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूरे रेंज में यही सबसे क्या है, हाईएस्ट नंबर है। इससे अपने को समझ में आता है दैट tu विल बी द हाईएस्ट व्हेन mu बिकम्स द जीरो। तो tu यहां पे सबसे क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके बाद भी कंजम्पशन चालू रखता हूं और मैं कंजम्पशन कर रहा हूं 7th यूनिट का, तो यहां पे मुझे यूटिलिटी बढ़ के नहीं मिलेगी, उल्टा इस यूनिट का जो यूटिलिटी है बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इट मींस यहां पे मेरा क्या हो रहा है, mu निगेटिव जा रहा है, दैट इज डिस यूटिलिटी वाला सिचुएशन मैं इसको बोल सकता हूं, जहां पे मेरा tu भी क्या करने लगेगा, फॉल करने लगेगा, और 30 से क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, राइट। सो इसके लिए बोला गया है दैट mu जो है वो क्या हो सकता है, दैट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नेगेटिव, बट tu इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, है ना। तो tu जो है वो पहले बढ़ते जाता है, फिर हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, फिर क्या करेगा, फॉल भी करता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जब आपका mu जीरो हो जाए तो tu क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बोला हाईएस्ट होता है। और इसी पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ सटाइटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, पॉइंट ऑफ सटाइटी भी अपन इसको बोल सकते हैं। देखो इस डायग्राम की ओर ध्यान दो, जहां पे हमने एक्स एक्सिस पे लिख रखा है अबाउट द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, एंड वाई एक्सिस पे हमने लिख रखा है tu एंड mu के बारे में। फर्स्ट यूनिट का tu mu बिल्कुल भी क्या है, सेम है। सेकेंड यूनिट में mu कम होते जा रहा है, tu बढ़ते जा रहा है। थर्ड यूनिट में mu और कम हो गया, tu और भी बढ़ते गया, है ना। तो आप देखो तो mu का जो कर्व है, mu कर्व बिल्कुल भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डिक्लाइनिंग है, बिकॉज mu और हमारे जो यूनिट्स है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और आपका tu कर्व जो है इनिशियली क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बिकॉज जैसे जैसे आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे tu हमारा बढ़ते जाएगा, बट द ग्रोथ रेट ऑफ द tu इज डिमिनिशिंग, यहाँ पे वो कम कम होते जा रहा है। ओके, वन मोर पॉइंट जहां पे हमको याद रखना है दैट mu जब हमारा जीरो हो जाएगा तो tu हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया, उसको ही अपन बोलते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ सटाइटी। और इसके बाद भी कंजम्पशन चालू रखने से mu क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये जो हरा कलर का पार्ट देख सकते हो, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये क्या है, ये हमारे डिस यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे mu निगेटिव होने की वजह से tu भी क्या करेगा, फर्स्ट टाइम फॉल करने वाला है, राइट। यस, यही सारे ऑब्जर्वेशंस आपको लिखने पड़ते हैं जब आपको रिलेशनशिप बिटवीन tu एंड mu पूछा जाएगा। तो ये डायग्राम के साथ, ये एग्जांपल के साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सारा ऑब्जर्वेशंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग बिल्कुल भी इसे क्विकली पढ़ सकते हो। सर ये नोट्स हमको कैसे मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो ड्राइव पे जाके आप डायरेक्टली इस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। यस, या फिर अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, बड़ा ही फेमस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले इन अवर माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ की जब भी बात आती है ना, तो एक इंसान बड़ा ही फेमस है, उसका नाम आपके दिमाग में बिल्कुल भी छप जाना चाहिए, जिनका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, दैट इज अल्फ्रेड भाई, मार्शल भाई भी आप जिनको बोल सकते हो। मार्शल भाई ने हमारे यहाँ पे लॉ लिखा जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट इस लॉ के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो वो थे हमारे प्रोफेसर गॉसिन। तो अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा सवाल आ जाए दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू इज प्रपोज्ड बाय मतलब किसने बताया, किसने बताया, सबसे पहले प्रोफेसर गॉसिन ने बताया। एंड लॉ ऑफ डीएमयू इज एक्सप्लेन्ड बाय, और डिटेल में किसने डिस्कस किया तो कौन था, वो था हमारा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी, बुक का नाम था दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक आया था इन 1890, जब उन्होंने अपने को लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में बताया। लॉ ऑफ डीएमयू का जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। देखो एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट ऐसे का ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप आपके मन से कुछ भी वहां पे लिख के नहीं आ सकते। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान देना है, और मेरे साथ आप लोगों को ये स्टेटमेंट रिकॉल भी करना है ना। चलो सबसे पहले क्या बोलता हूं, देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक अजम्पशन है
अबाउट द सिटेरियस पैरिबस, है ना, सिटेरियस पैरिबस, बड़ा ही एक फेमस सा मैक्सिम यहाँ पे अपने को बताया गया, दैट इज सिटेरियस पैरिबस। सिटेरियस पैरिबस क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये एक अजम्पशन है जो अल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे लिया है कि बाकी सारी चीजें बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बदल रही है जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में बोले वाली है। स्टेटमेंट क्या बोलता है देखो, है ना, सब लोग मेरे साथ पूरा पूरा ध्यान यहाँ पे देंगे। ओके, क्या बोला है, मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है, मैं वर्ड्स बोलूंगा, फिर मैं एक स्टॉप लूंगा, जब आप लोग आपके घर पे ये रिवीजन वीडियो देखते टाइम पे उसको रिकॉल कर रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अज्यूम कर रहा हूँ, राइट। चलो सबसे पहले अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यस आप लोगों को मेरे साथ बोलना है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has, right। चलो ये सबने बोल दिया। अभी सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, एक आवाज में अपन लोग बोलने वाले, आप और मैं। बिल्कुल भी घर वालों को पता होना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। घर वालों को कैसे पता चलेगा ना, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, घर वाले बोलेंगे क्या करता है पता ही नहीं, दिन भर मोबाइल लेके बैठा हुआ है, तो घर वालों को आंसर सुनाई देने चाहिए। तो जल्दी से सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यस बोलो भाई, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has, right। yes, क्या बोला हुआ है कि अगर जैसे जैसे मैं एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने जाता हूं, वैसे वैसे उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो भी एडिशनल बेनिफिट है, जिसको अपन मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाएगा, धीरे धीरे कम कम होते जाएगा, ऐसा इस स्टेटमेंट में हमको बोला हुआ है, राइट। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमको लॉ ऑफ डीएमयू को समझने के लिए इस डायग्राम से गो थ्रू करना पड़ेगा। सेम डायग्राम है जो हमने अभी ऊपर बात किया है, बस इस डायग्राम के अंदर हमको टीयू कर्व के बारे में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे अबाउट द एमयू कर्व एंड योर नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। ओके, सो लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। इन दोनों के रिलेशनशिप की अपन बात कर रहे हैं। देखो अभी आप ऑब्जर्व करते हो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जैसे जैसे अपन एक एक यूनिट का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस यूनिट से मिलने वाला जो भी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होता जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यूनिट्स बढ़ाते जाओ, यूटिलिटी कम कम होते जाएगा। इट मींस नंबर ऑफ यूनिट्स एंड एमयू, इन दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल भी इनवर्स रिलेशनशिप है। और इकोनॉमिक्स के केस में जब दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है, तो वहां पे हमारा जो ग्राफ है बिल्कुल भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। कैसा बन जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे हैं, वाई एक्सिस पे मैंने एमयू लिखा हुआ है, और जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहा हूं, तो उस यूनिट से मिलने वाला जो एमयू है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटीज डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे मैं एक एक यूनिट कंज्यूम करता हूं, वैसे वैसे मेरा एमयू जो है ग्रेजुअली क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है। और मैं इस अगर ग्रीन पार्ट को देखता हूं, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय नेगेटिव एमयू, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको अपन डिस यूटिलिटी वाला पार्ट भी बोल सकते हैं, है ना। ये अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, आपको ये यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई फायदा नहीं है, उल्टा है क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, राइट। यस, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में, है ना। ये सवाल इंडिपेंडेंटली आपको 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, या फिर ये सवाल आपको एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू विद इट्स अजम्पशन, इस तरीके से 8 मार्क के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। अभी इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक न्यूमोनिक है, मैं आप लोगों के साथ में न्यूमोनिक शेयर करने जा रहा हूं। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर इस न्यूमोनिक को लिख लो, और एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल भी याद आ जाएगा, है ना। और एग्जाम हॉल में आपको जो है अपने दिमाग में ही इसको याद करना है, और किसी को बताना नहीं है, सिर्फ खुद ही लिख के आना है, वरना आप पूरे एग्जाम हॉल में चिल्ला रहे हो भाई न्यूमोनिक, ऐसा करोगे तो आपका एग्जामिनर आपका पेपर छीन लेगा भाई। तो सिंपली अपना अपन लिख के आने का, किसी को दिखाने का नहीं, चीटिंग मानी जाती है मेरे भाई, है ना। चलो अच्छा, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू याद रखने के लिए न्यूमोनिक क्या है जल्दी से लिख लो। ओके चलो, न्यूमोनिक इज योर सबसे फर्स्ट, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस। आप लोगों को भी पसंद है रोल्स रॉयस कार, यस, तो जल्दी जल्दी न्यूमोनिक लिखो, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो। अभी यहां पे आप दे ड्राइव लिखो या ही ड्राइव लिखो, कुछ भी लिखो, चॉइस आपकी है ना। ही ड्राइव सोलो, दे ड्राइव सोलो, जो भी आपको लिखना हो आपकी इंग्लिश के हिसाब से।
मुझे लगता है कि दे लिख देता हूं मैं मेरे लिए, ठीक है। रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो, बिकॉज मैं यहाँ पे एक को नहीं बल्कि सभी रिच चाइल्ड को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे दे यूज किया, ठीक है। रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो। अमीर लोगों के पास में बढ़िया सी रोल्स रॉयस कार होती है और वो लोग अकेले गाड़ी चलाते हैं, किसी को भी अपने साथ में गाड़ी में बिठाने वाले नहीं है ना। अभी सर ये आप क्या बता रहे हो, कहां लॉ ऑफ डीएमयू, कहां ये, बड़ा याद रखना है, न्यूमोनिक है ना। अब इसको कैसे रिलेट करना है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आता है रिच का आर, दैट इज आर। रिच से क्या आएगा, आर। आर से अपने को लेना है दैट इज अबाउट द रैशनैलिटी। बिल्कुल भी ये लोग रैशनल होते हैं क्या, नहीं, ये बिल्कुल भी इरेशनल लोग हैं। सबसे पहले आर से क्या आएगा आपका, रैशनैलिटी, है ना। सी, सी से चाइल्ड, चाइल्ड से क्या आएगा आपका, कार्डिनल मेजरमेंट। सेकंड पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में देखना क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड इज योर कार्डिनल मेजरमेंट, है ना। एच, एच से क्या आएगा, दैट इज होमोजेनिटी। एच से क्या आएगा, होमोजेनिटी। एच से क्या आएगा, होमोजेनिटी, है ना। रोल्स रॉयस, आर। रोल्स रॉयस से क्या आएगा, रीजनेबिलिटी। रोल्स रॉयस से क्या आएगा, रीजनेबिलिटी। आर से क्या आएगा, रीजनेबिलिटी। आर से क्या आएगा, रीजनेबिलिटी। सी अगेन, सी से क्या आएगा, दो चीजें, एक है कंटिन्यूटी और एक है कॉन्स्टेंसी। कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी, है ना। नेक्स्ट आता है ड्राइव। ड्राइव से आएगा आपका दैट इज डिविजिबल गुड्स, डिविजिबिलिटी। क्या आएगा, डी से डिविजिबिलिटी, डी से डिविजिबिलिटी, डी से डिविजिबिलिटी, डी से डिविजिबिलिटी। एंड आपका सोलो से आएगा दैट इज एस, और एस से बनने वाला है आपका दैट इज सिंगल वॉन्ट। क्या बनेगा, सिंगल वॉन्ट। क्या बनेगा, सिंगल वॉन्ट। सोलो का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल वॉन्ट अपने को यहाँ पे याद रखनी। ओके चलो एक बार फिर से न्यूमोनिक याद करते हैं और सभी पॉइंट्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान रखो पूरा पूरा, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है। न्यूमोनिक याद करते हैं सबसे पहले, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो। वापस एक बार बोलेंगे, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो। देखो आंसर मेरे साथ बोला करो, तभी रिवीजन होगा। सिर्फ सुन रहे हो तो रिवीजन नहीं होगा, घर वालों को भी पता होना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले, उसकी पढ़ाई चल रही है और वो बहुत मन लगा के पढ़ रहा है और वो अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला है, ये उनको पता होना चाहिए, है ना। और इकोनॉमिक्स के अंदर 90 प्लस स्कोर करना बिल्कुल भी इजी है। लास्ट ईयर मेरे 61 स्टूडेंट्स ने जो है 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे इकोनॉमिक्स के अंदर। इस बार आप लोग हो जो ये 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने जा रहे हो। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स स्कोर किए इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिला सकता है, राइट। मेरे पे भरोसा रखिए और ये सारी रिवीजन वीडियोस देखते रहिए, आपको इकोनॉमिक्स में 90 प्लस मार्क्स मेरे तरफ से गारंटीड आने वाले हैं। ओके चलो बात करते हैं assumptions of law of DMU। रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो। फिर से एक बार बोलेंगे, रिच चाइल्ड हैव रोल्स रॉयस कार, दे ड्राइव सोलो। रिच, आर, आर से क्या आएगा, रैशनैलिटी। चाइल्ड, सी से क्या आएगा, कार्डिनल मेजरमेंट। एच, हैव से क्या आएगा, होमोजेनिटी। ओके देन रोल्स रॉयस, आर, आर से क्या आएगा, रीजनेबिलिटी, है ना। ओके नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, कार, सी से क्या है, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी। देन ड्राइव, डी से क्या आएगा, दैट इज डिविजिबिलिटी। एंड एस से आएगा आपका दैट इज सोलो, सिंगल वॉन्ट। ओके एक एक पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, चलिए जल्दी से। ओके रैशनैलिटी, यहां पे अजम्पशन क्या है कि जितने भी हमारे कंज्यूमर्स है बिल्कुल भी क्या है, रैशनल है, और वो चाहते हैं कि वो उनका सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी क्या कर ले, मैक्सिमम कर ले, वो अपनी यूटिलिटी को जो है वो बढ़ाना चाहता है। ये हमारा बिल्कुल भी एक रैशनल अजम्पशन हमने यहाँ पे ले रखा है कि जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी यूटिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड इज योर चाइल्ड कार्डिनल मेजरमेंट, कि जो भी हमारा यूटिलिटी है उसको अपने को नंबर्स में मेजर करके चलना है भाई। कैसे मेजर करना है, नंबर्स में। इन नंबर्स आपको मेजर करना पड़ेगा, जिसको अपन यूटिल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूटिल्स। तो यूटिलिटी को जो है वो नंबर्स में मेजर किया जाएगा, ये हमारा अजम्पशन है। नेक्स्ट होमोजेनिटी, जितने भी यूनिट्स आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो सभी के सभी यूनिट बिल्कुल भी आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। देयर साइज, देयर शेप, देयर कलर, देयर डिजाइन, देयर टेस्ट, देयर एवरीथिंग शुड रिमेन द सेम, है ना, दैट इज होमोजेनिटी। ओके उसके बाद आता है दैट इज रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी क्या बोलता है, जितने भी यूनिट्स आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो किसी भी कमोडिटी के, दे शुड बी कंज्यूम्ड इन द सेम साइज, है ना। हर जिसका भी एक रीजनेबल साइज है उस चीज का, उस तरीके से आपने उसको कंज्यूम करना चाहिए। सो यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड इन द रीजनेबल साइज ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कार। कार से दो पॉइंट है मैंने बोला, एक होता है कंटिन्यूटी और होता है कॉन्स्टेंसी। कंटिन्यूटी किसे बोला जाएगा, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करने जा रहे हो उन सभी में कोई भी टाइम गैप होना नहीं चाहिए, एक के बाद एक आपने सारे यूनिट्स को बिल्कुल भी कंज्यूम करना है। ये कंटिन्यूटी वाला पॉइंट बोलता है। कॉन्स्टेंसी आपको बोलता है, ये अजम्पशन है कि आपकी इनकम, आपका टेस्ट, आपका फैशन, आपकी ट्रेंड, आपकी चॉइस, आपके लाइक, आपके डिसलाइक, हर चीज बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी चीज में कोई भी चीज आया नहीं है, ऐसा हम क्या करते हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं।
राइट। लास्ट दो पॉइंट्स आपके जो बनते हैं दैट इज ड्राइव, सोलो, एक होता है डिविजिबिलिटी और होता है सिंगल वांट। डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ ऐसे ही सिचुएशंस पे, ऐसे ही कमोडिटीज पे एप्लीकेबल है जो कि स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किए जाए, जो स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, बाकी किसी भी चीज पे ये लॉ हमारा बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सिंगल बॉन्ड में क्या बोला हुआ है कि जो भी कमोडिटी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो सिर्फ आपकी एक ही वांट सेटिस्फाई करेगी। सिंगल वांट आप उससे सेटिस्फाई कर सकते हो, आप उससे आपकी मल्टीपल वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे क्या है, अजम्पशन ले लिया गया है। सो दीज आर द 8 assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू जो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे याद रखना है। First is your rationality, second cardinal measurement, third homogeneity, fourth reasonability, fifth your constancy and continuity, उसके बाद आता है आपके लिए divisibility and your single want, है ना। यस, ये 8 पॉइंट्स अपने को यहाँ पे बिल्कुल भी याद करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में अपने को यहाँ पे समझना है। तो एक्सेप्शंस की बात करेंगे, क्या बोलते हैं देखो, 5 एक्सेप्शंस अपने को यहाँ पे पढ़ने हैं। एक्सेप्शंस को याद रखने के लिए हमारे पास न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जल्दी से अपने अपने बुक्स में लिख लो। क्या बोला है हमने, ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट पावर एंड मनी। देखो, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन, आप लोगों को भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, है ना। तो ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट्स मनी एंड पावर, ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट्स मनी एंड पावर। ओके, ह्यूमन, एच से क्या आएगा, एच से आने वाला है आपके लिए हॉबीज। एम मनी, मनी से क्या आएगा, माइसर, जो कंजूस लोग होते हैं, पैसे के ही काम है भाई उनका, पैसा 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 पैसा, माइसर, कंजूस इंसान को पैसा बड़ा प्यारा है ना। एडिक्शन, अट्रैक्ट करता है इंसान एडिक्शन को, अट्रैक्ट से क्या आएगा, एडिक्शन। एंड पावर एंड मनी तो डायरेक्टली आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ना। यस, तो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, दैट इज ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट्स पावर एंड मनी। एच दैट इज हॉबीज, हॉबीज में क्या बोला है भाई, कई लोगों को कई सारी हॉबीज होती है, और जिस भी चीज का कलेक्शन करने का हॉबी है, म्यूजिक का हॉबी है, ड्राइंग का है, पेंटिंग का है, डांसिंग का है, किसी भी चीज का अगर आपको हॉबी है और उस चीज को आप जितना ज्यादा करते जाते हो ना उतना ज्यादा आपको उसका अच्छा ही लगता है। कभी बुरा लगेगा क्या, नहीं। मुझे अगर ड्राइंग करना पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, जितना ज्यादा टाइम मैं वो एक्ट करता हूं, मैं वो काम करता हूं ना, उतना ज्यादा मुझे उसका यूटिलिटी बिल्कुल भी बढ़ने लगता है, ज्यादा ज्यादा मिलने लगता है, कम होता नहीं है, राइट। तो इसके लिए यहां पे हमारा क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू का, जो कि ये बोलता है कि हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी कम कम होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक्सेप्शंस में ऐसा होगा नहीं। यहां पे देखा जाता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स और उनका एमयू, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा करोगे उतना यूटिलिटी ज्यादा मिलता रहेगा। यहां पे हमारा होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी, ये दोनों भी अजम्पशंस बिल्कुल भी वायलेट हो गए, ब्रेक हो गए, ब्रीच हो गए। कैसा, बिकॉज यहां पे जितनी भी चीजें अपन कर रहे हैं ना वो सारी चीजें सेम होगी क्या, नहीं, अलग अलग होती है। और कंटिन्यूअस करते क्या, नहीं। आज अगर मुझे, जैसा लेट से मेरा स्टैम्प कलेक्शन का मेरा हॉबी है, मुझे आज अगर एक स्टैम्प मिला होगा, 2 दिन के बाद दूसरा मिलता है, नेक्स्ट कुछ दिन के बाद में तीसरा मिलता है, लगातार तो मुझे स्टैम्प मिलने वाले क्या, नहीं। तो ऐसे कंटिन्यूटी वाला जो अजम्पशन है बिल्कुल भी यहाँ पे वायलेट हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपके लिए मनी से आता है माइसर। माइसर मतलब कंजूस इंसान। किसी भी कंजूस इंसान को आप जितना ज्यादा पैसा दोगे ना उसको उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको कभी कम अच्छा लगेगा क्या, नहीं। सो कोई भी एक पर्सन है जो कंजूस है, माइसर है, उसकी जितनी ज्यादा वेल्थ बढ़ती है, उसका मनी का जो कलेक्शन है जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, उसका यूटिलिटी उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, कम कभी भी नहीं होगा, राइट। यहां पे हमारा रैशनैलिटी वाला जो अजम्पशन है बिल्कुल भी क्या हो गया, इग्नोर हो गया, बिकॉज माइसर एक रैशनल पर्सन नहीं है, ही इज इरैशनल, राइट। नेक्स्ट अट्रैक्ट से आता है आपके लिए एडिक्शन। एडिक्शन से हमने बोला कि भाई कोई भी पर्सन है, किसी भी पर्सन को अगर किसी भी चीज का एडिक्शन होता है, वो कोई इंटॉक्सिकेशन से, मतलब लेट से अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, या सुबह सुबह किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को जो है बुक्स पढ़ने की आदत है, किसी को घूमने की आदत है, किसी को गाने सुनने की आदत है, जो भी आपके एडिक्शन है उस चीज को आप जितना ज्यादा करते जाओगे ना उतना ज्यादा आपको उसका अच्छा ही लगेगा। आपको कभी बुरा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आपको पढ़ाई करना पसंद ही नहीं है, आपको रील्स देखना पसंद है, जितने ज्यादा आप रील्स देखते हो ना उतना ज्यादा आपको अच्छा ही लगता है। कभी बुरा लगता है क्या, नहीं लगता। आपको 2 घंटे भी रील्स देखने को बोल दो ना, आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन रिवीजन वीडियो 1 घंटे का देख लो तो आपको क्या होता है, जान पे आ जाता है। फिर भी आप देख रहे हो और एंड तक आपको देखना है, याद रखो, बिकॉज इससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, आपका भविष्य जो है यहाँ पे सुधरने जा रहा है। ओके, चलो। तो एडिक्शन से हमारा जो यूटिलिटी है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ना कि कम होते जाता है। यहां पे हमारा रैशनैलिटी वाला अजम्पशन बिल्कुल भी क्या हो गया, इग्नोर हो गया, बिकॉज कोई अगर एडिक्ट है तो बिल्कुल भी इरैशनल बिहेवियर वाला पर्सन है, ऐसा अपन यहाँ पे बिल्कुल भी बोल सकता है।
है ना। नेक्स्ट होता है आपके लिए पावर। किसी भी इंसान को जितनी ज्यादा ताकत आती जाती है ना, उसको उतना ज्यादा अच्छा लगता है। वो चाहता है कि हमारी ताकत और बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए क्या? नहीं। लेट्स से अगर कोई पर्सन है जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वो किसी भी पार्टी में जाता है और वहां पे पहले कार्यकर्ता बनता है, फिर कार्यकर्ता से उसको जो है वो नगर सेवक बना दिया जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। नगर सेवक बनने के बाद में उसको जो है आमदार बना देते हैं, उसकी ताकत और बढ़ जाती है। आमदार से वो फिर वो खासदार बनना चाहता है, अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है। फिर वो मंत्री बनना चाहता है, उसकी ताकत और बढ़ाना चाहता है। राइट, ये जो चीजें है ना, ये सारी क्या है? ये सारी है आपकी पावर। और किसी भी पर्सन को जितनी ज्यादा पावर आती जाती है, उसको उस चीज से मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाती है ना। और मुझे तो देखो कोई भी इलेक्शन लड़े बगैर मंत्री बनना की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी पैदाइशी क्या हूं? मंत्री। मेरा नाम है सीए अक्षय मंत्री और मैंने बगैर इलेक्शंस के पदवी जीती है ना। यस, आगे बढ़ते हैं जोक्स पार्ट से। When a person acquires power, his lust for more power increases, rationality is ignored here, है ना। लस्ट मतलब क्या? उसकी और इच्छा आती है अंदर से कि और ताकत बढ़ जाए, और ताकत बढ़ जाए, और उसकी ये हो गई दैट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, जहां पे ताकत बढ़ने से यूटिलिटी कम होने के बजाय यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर मनी। किसी भी पर्सन को मनी जितना ज्यादा आप दोगे ना, उसको उससे उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। कभी कम मिलेगा क्या? नहीं। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 500 रुपए की एक नोट दे दूं, आपको अच्छा लगेगा। 2 नोट दे दूं तो आपको और अच्छा लगेगा। 10 नोट दे दूं तो आपको और अच्छा लगेगा। 50 दे दूं तो और अच्छा लगेगा। पूरा एक बंडल दे दूं 100 का तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इट मीन्स कि जितना ज्यादा पैसा किसी के पास आता है, उसको उतना ज्यादा उसका क्या मिलने लगता है? यूटिलिटी मिलने लगता है, उसको उतना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। दैट इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, है ना। बट कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको पैसे का यूटिलिटी ज्यादा होता है और अमीर लोगों को पैसे का यूटिलिटी कम होता है। सेम अमाउंट ऑफ मनी की अपन बात करते हैं कि 500 रुपए की नोट है, किसी गरीब को दे दो तो उसको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिल जाएगा। अरे बाप रे बाप, 500 रुपए मिल गए, मेरी तो जिंदगी नहीं आ पार हो गई, अभी तो मुझे 2-5 दिन किसी को भीख मांगने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन वही किसी अमीर इंसान को दे दो ना, उसको 5 मिनट नहीं लगेंगे उस 500 रुपए को खर्चा करने के लिए। उसके लिए 500 रुपए की कोई भी कीमत नहीं है, फिर बहुत ही कम यूटिलिटी उसको मिल रहा है। बट एक गरीब इंसान को उसी पैसे से क्या है? ज्यादा यूटिलिटी मिल सकता है। बिल्कुल भी हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। राइट, दीज आर द 5 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, दैट इज हॉबीज, माइसर, एडिक्शंस, पावर एंड मनी। याद रखने के लिए न्यूमोनिक दिया, ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट्स पावर एंड मनी। 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 राइट, यस। बढ़ते अगले सवाल की ओर, दैट इज क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। जैसा देखो इस लॉ की शुरुआत में ही बोला है, दैट इज अजम्पशंस, है ना, दैट इज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। कई सारे अजम्पशंस दिए और लॉ में इसके लिए इसके एक्सेप्शंस भी निकले। तो कई सारे हमारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या बोला, भाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ बनाया ना, ये बिल्कुल भी वाहियात है, बेफालतू का है, इसका कुछ भी यूज है क्या? नहीं, ये बहुत सारे जगह पे एप्लीकेबल ही नहीं होता, है ना। इसके अंदर जितने भी अजम्पशंस किए गए बिल्कुल भी बेकार है, फालतू के हैं। तो ऐसे कई सारे क्रिटिसिज्म मतलब विशेष टिप्पणी जो है वो कई सारे लोगों ने इसके अंदर की इसके ऊपर चर्चा की और इसके बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला कि भाई ये लॉ बिल्कुल भी काम का नहीं है। क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ क्या है वो अपने को याद रखना है। देखो देखो, क्रिटिसिज्म कौन करते हैं? अपने 4 लोग करते हैं। 4 लोग जब मिलते हैं ना, गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, अरे ये बुरा है, वो अच्छा है, ऐसा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म, है ना। जब चापलूसी की जाती है ना, लोग बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म, विशेष टिप्पणी, है ना। कौन करता है विशेष टिप्पणी? आप और मैं। कौन करता है ये? आप और मैं। यू सी आई सी, आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। क्या करते हैं अपन लोग? आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। यू सी आई सी, अ सिंगल बॉन्ड। याद रखने के लिए बड़ा ही सिंपल सा हमने यहाँ पे न्यूमोनिक बना दिया इसके आंसर से। देखो, यू सी आई सी, अ सिंगल बॉन्ड। याद रखना है आपको, न्यूमोनिक बड़ा ही सिंपल है, यू सी आई सी, अ सिंगल बॉन्ड। यू सी आई सी, अ सिंगल बॉन्ड। क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ, यू सी आई सी, अ सिंगल बॉन्ड। यू से क्या आएगा? दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सी से आएगा दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट। आई से आएगा इंडिविजिबल गुड्स। सी से आएगा दैट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एंड लास्ट होता है आपके लिए अ सिंगल बॉन्ड, अ सिंगल बॉन्ड, अ सिंगल बॉन्ड। राइट, 5 क्रिटिसिज्म अपने को यहां पे पढ़ने हैं। कैसे याद रखना है? न्यूमोनिक दिया, यू सी आई सी, अ सिंगल बॉन्ड। यू सी आई सी, अ सिंगल बॉन्ड। राइट, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे क्रिटिसिज्म में कि लॉ ऑफ डीएमयू में कई सारे अजम्पशंस रखे गए हैं और ये सारे अजम्पशंस एक साथ में फुलफिल हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सारे अजम्पशंस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि रियलिटी में सारे अजम्पशंस एक साथ में क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए, है ना। तो ये जो सारी कंडीशंस एट द टाइम फुलफिल होना पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा अजम्पशन बिल्कुल भी क्या है? अनरियलिस्टिक है, सच्चाई का और इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सबसे पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा, दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट।
आपने बोला इस लॉ के अंदर यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना है कि मुझे किसी भी चीज के कंजम्पशन से कितना फायदा हुआ। अभी ये नंबर मैं बता तो दूं ना, बट ये नंबर आया कहां से अगर आप मुझसे सवाल करते हो तो इसका कोई प्रूफ मेरे पास में नहीं है। तो कोई भी पर्सन जब किसी भी चीज के बारे में, यूटिलिटी के बारे में एक नंबर बता रहा है, कार्डिनल मेजरमेंट कर रहा है ना, ये नंबर आया कहां से इसका कोई भी प्रूफ किसी के पास में नहीं है। अभी ये कार्डिनल मेजरमेंट क्यों किया गया? क्योंकि अपने को किसी भी चीज का एडिशन, किसी भी चीज का कंपैरिजन, किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन करने को क्या हो जाए, इजी हो जाए, इसलिए हमने ये सब नंबर्स में मेजरमेंट किया। लेकिन इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका एक्चुअल मेजरमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स से जैसा मैंने आपको बोला पानी पीने के बारे में, मैं अगर एक गिलास पानी पीता हूं, मुझे कितना यूटिलिटी मिला, मैंने बोला लेट्स से 20। अब ये 20 आया कहां से किसी को पता नहीं है। आपने बोला 30 आया कहां से किसी को पता नहीं है ना। सो यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर तो करना है, बट ये नंबर आएगा कहां से किसी को पता नहीं है। इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास में नहीं है, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे बिल्कुल भी बताया गया नहीं है। इसके लिए क्या बोला है, दैट इज, ये बिल्कुल भी गलत बात है ना। नेक्स्ट, दैट इज इनडिविजिबल गुड्स। आपने बोला कि जितने भी हमारा जो अजम्पशन है दैट इज डिविजिबिलिटी, जो भी ऐसे यूनिट्स है ना, जो भी ऐसी कमोडिटीज है जो छोटे छोटे क्वांटिटीज में डिवाइड हो सकती है, वहीं पे ये लॉ एप्लीकेबल है। तो जितने भी हमारे ऐसे गुड्स है जो इनडिविजिबल होते हैं, बल्कि होते हैं, जिनको डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्या उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है? यस, ये लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, ये हमारा माना गया है। तो जैसे लेट्स से कार है, हाउस है, बल्कि गुड्स है, इनको डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर इनको डिवाइड कर दोगे ना तो इनका कोई यूटिलिटी नहीं होगा। तो ऐसे जगह पे ये हमारा लॉ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे अपन एक सिंगल यूनिट में इन सब चीजों को खरीदते हैं और एक बार खरीदने के बाद में दूसरी गाड़ी अपन लगातार खरीद नहीं सकते। अगेन अपने को कई साल लग जाता है दूसरी कार या दूसरी बाइक खरीदने के लिए, राइट। इसके लिए यहाँ पे ये लॉ बिल्कुल भी वाहियात है, बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज ये ऐसी चीजों पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। फोर्थ बोला दैट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहां पे लॉ अज्यूम करके चलता है कि मनी की जो यूटिलिटी है बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए टाइम टू टाइम यूटिलिटी जो है पैसों का ज्यादा होता है या कम होता है। जब अपने पास पैसों का बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा ना तो अपने को पैसे की यूटिलिटी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन वही अगर मेरे पास में पैसों का स्टॉक बड़ा ही कम है, बहुत ही कम पैसा मेरे पास में है, तो ऐसे टाइम पे मुझे उसी पैसे की यूटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट। जैसा मैं अगर बोलूं कि मेरे पास में अगर एक 500 रुपए का बंडल है ना, 100 नोट है, मतलब मेरे पास में जो है 50,000 रुपए, मुझे 50,000 रुपए में से 500 रुपए का कोई भी यूटिलिटी नहीं है, मैं कहीं भी 500 रुपए ऐसे ही खर्चा करके आ जाऊंगा। लेकिन जब मेरे पास में सिर्फ 5,000 रुपए बचे होंगे और ऐसे टाइम पे मगर मुझसे कोई 500 रुपए मांग लेना, तो मैं बड़ा ही सोच समझ के वहां पे खर्चा करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मुझे उससे यूटिलिटी ज्यादा ज्यादा मिले, है ना। तो टाइम टू टाइम पैसे का एक्चुअली जो है वो यूटिलिटी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा अजम्पशन है कि एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं अ सिंगल वांट। लॉ अज्यूम करता है कि जो भी कमोडिटी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वांट सेटिस्फाई करना चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एक साथ में कई सारे लोगों की अलग अलग वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है ना, मल्टीपर्पज वांट होती है, मल्टीपर्पज यूटिलिटी होती है, हमने बोला था। तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है कि भाई ऐसी चीजों को यहाँ पे बिल्कुल भी हम इग्नोर कर रहे हो आप, तो ये सब बिल्कुल भी क्या है, गलत है। सो लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है ऐसी गुड्स के ऊपर ही जो हमारी सिंगल वांट को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटिस्फाई करते हैं। इन रियलिटी में लोग जो है अपनी कई सारी वांट्स को एट अ सेम टाइम एक ही चीज से क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। यार इंडिया के लोग है बड़े ही माहिर होते हैं, है ना। जैसा अपन कहावत भी आपने सुनी होगी, एक बांध से दो निशान हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। वैसी ही बात है कि भाई एक टाइम पे अपन कई सारी यूटिलिटीज को क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं, कई सारी वांट्स को हमारी सेटिस्फाई करना चाहते हैं, right? These are the 5 criticisms of the law, that is you see I see a single want, you see I see a single want, याद रखने के लिए हमने बनाया हुआ न्यूमोनिक। अगली बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। देखो लास्ट बट वन क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 4 सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। यहाँ पे लिख लेना सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, है ना। देखो एग्जाम में ऐसा भी बोला जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। आप सोचोगे सर ये सवाल तो था ही नहीं, कहां से आया, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है भाई साहब, तो सिग्निफिकेंस लिख के आ जाना, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ क्या बोला है, सबसे पहला इट इज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स। जो हमारा लॉ ऑफ डीएमयू है किसी भी कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज हर एक कंज्यूमर ये कैलकुलेट कर सकता है कि अपने को कौन सी चीज से यूटिलिटी मिल रही है और कितनी मिल रही है। अभी किसी भी चीज से जितनी यूटिलिटी मिल रही है, जिससे यूटिलिटी मिलती होगी वो उसकी ही डिमांड करेगा, जिसकी यूटिलिटी नहीं है वो उसकी डिमांड नहीं करेगा। जितना यूटिलिटी मिलता है उतने ही पैसे वो उसको देके आएगा, ज्यादा देगा क्या, नहीं। मतलब वो अपना फायदा हो रहा है या नहीं, ये क्या कर सकता है, चेक कर सकता है कि मुझे किसी भी चीज से कितना यूटिलिटी मिल रहा है और मैं उस चीज के लिए कितना पैसा
दे रहा हूं, मैंने कहां पे हमारे रिसोर्सेस लगाने चाहिए जिससे कि मुझे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिल सके। ऐसी चीजें डिसाइड करने में हमारे कंज्यूमर के लिए ये लॉ बिल्कुल भी यूजफुल माना गया है। नेक्स्ट, इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए बड़ा ही फायदे का लॉ है। क्यों? बिकॉज सरकार ये डिसाइड कर सकता है कि अपने को क्या टैक्स पॉलिसीज लानी है, कौन से ट्रेड पॉलिसीज लानी है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमारी कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमको क्या लगानी है। तो ये सारी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में सरकार को ये लॉ बिल्कुल भी काम आएगा। बिकॉज जिस चीज से लोगों को यूटिलिटी ज्यादा मिलती होगी ना, सरकार वहां पे टैक्स बढ़ा सकता है, सरकार वहां पे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को बढ़ा सकता है। बिकॉज जब यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी तो लोग उसके लिए पैसा ज्यादा दे सकते हैं, ऐसा हमारा असम्पशन है ना। नेक्स्ट, दैट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अभी पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। देखो, किसी भी चीज की वैल्यू दो टाइप्स में डिसाइड करी जाती है, एक होता है वैल्यू इन यूज और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज का मतलब है कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद मुझे कितना फायदा फील हो रहा है ना। मैंने कोई कमोडिटी कंज्यूम करी, कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया, मुझे उससे कितना यूटिलिटी मिलता है, उसे मैं क्या बोलता हूं, दैट इज वैल्यू इन यूज। मुझे उससे कितना सेटिस्फैक्शन फील होता है, मैं उसे क्या बोलता हूं, वैल्यू इन यूज। और उस चीज के लिए मैंने कितना पैसा पे किया, व्हाट आई हैव पेड, उसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज, है ना। सो यूटिलिटी डिराइव्ड, है ना, मुझे जितना यूटिलिटी मिलेगा उसे मैं क्या बोलता हूं, दैट इज वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन एक्सचेंज किसे बोला जाएगा, दैट इज अमाउंट पेड। ओके, मैंने कितना पैसा पे किया उसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज बोलते हैं। ओके, सो ये दो चीजें, दैट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के अंदर। सो बोला क्या गया है कि कई सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकती है, कई सारे ऐसे गुड्स हो सकता है जहां पे वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज दोनों के अंदर अपने को एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई दे, है ना। जैसे लेट्स से वाटर, वाटर के लिए वैल्यू इन यूज क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे, तो वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन पानी के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है, अगर मैं ऐसा सवाल करूं तो अपन बोल सकते हैं या तो बिल्कुल भी नहीं या तो बहुत ही नॉमिनल पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है दैट इज वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ही कम है ना। अनदर एग्जांपल लेते हैं अबाउट द गोल्ड, डायमंड, सिल्वर। अभी आपको पता ही है गोल्ड के और सिल्वर के भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। तो जहां पे वैल्यू इन एक्सचेंज कितना है, बहुत ज्यादा है। लेकिन इस चीज का आपकी जिंदगी में कितना यूज है, अगर आप इनको कंज्यूम नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या, आप सोने के जेवर नहीं पहनोगे तो मर जाओगे क्या, नहीं। तो वैल्यू इन यूज कितना हो गया, कम। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी चीज का वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा हो लेकिन उसका सच्चाई में वैल्यू इन यूज कुछ भी नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, जहां पे वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज इन दोनों में अपने को एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज इम्बैलेंस अपने को दिखाई दे रहा है। ये चीजें समझने में हमको कौन काम आएगा, यूटिलिटी काम आने वाला है। बिकॉज वैल्यू इन यूज अपने को यूटिलिटी से ही समझ में आता है ना। नेक्स्ट, देयर इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने बोला है कि यूटिलिटी जो है वो लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक बेसिस है। किसी भी चीज का किसी भी कंज्यूमर को डिमांड कितना करना है ये डिपेंड करता है उसकी यूटिलिटी पे। मुझे अगर किसी चीज से यूटिलिटी मिलता है तभी मैं उस चीज की क्या करता हूं, डिमांड करता हूं, वरना नहीं करता हूं, है ना। और जैसा हमने बोला कि जैसे जैसे मैं ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने लगता हूं वैसे वैसे मुझे उस चीज से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, डिमिनिश होने लगता है। इसका मतलब मैं एडिशनल यूनिट तभी खरीदूंगा जब वो यूनिट मुझे क्या मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। अगर आप मुझे ज्यादा यूनिट मैं तभी खरीदता हूं जब उसका प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है। एनी पर्सन, एनी कंज्यूमर विल डिमांड मोर गुड्स ओनली व्हेन द प्राइसेस आर रिड्यूस्ड, है ना। जब कम प्राइसेस होंगी तभी मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदता हूं, बिकॉज ज्यादा क्वांटिटी खरीदने से मेरा यूटिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं पैसा भी कितना दूंगा, कम दूंगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए बेसिस कौन बन गया, यूटिलिटी बन चुका है। लोग जो है अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली पैसा पे करेंगे और अपनी डिमांड को फुलफिल करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना। यस, सो कोई भी कंज्यूमर जो है वो ज्यादा यूनिट तभी खरीदेगा जब उसको प्राइसेस कम लगाई जाए, ज्यादा प्राइस पे कोई खरीदने वाला नहीं है। इसका और बेटर एक्सप्लेनेशन लेने के लिए अपन समझते हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। देखो, सबसे आखिरी सवाल की ओर अपन बढ़ चुके हैं, है ना। बहुत ही 5 मिनट में यह सवाल बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये रिवीजन वीडियो भी खत्म हो जाएगा, है ना। अंत तक बने रहिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको रिवीजन करने में बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाए। आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और आपका कुछ भी अगर क्वेरी है, डाउट है, बिल्कुल भी आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, है ना। यस, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि आने वाले सभी रिवीजन वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच जाना चाहिए, है ना। यस, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड प्राइस क्या बोल रहा है, देखो एमयू और प्राइस क्या होता है। एमयू का मतलब क्या है, देखो एमयू कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर्स में कैलकुलेट करना है बोला, है ना। बट एमयू का जो भी नंबर होता है ना वो नंबर डिराइव कैसे होता है, उसको क्या बोला जाता है। एमयू का जो नंबर है ना वो क्या होता है भाई, किसी भी चीज के लिए मैं कितना पैसा दे सकता हूं,
मुझे जितना फायदा फील हुआ है वो कौन सा फायदा होगा, वो मैं उसके लिए कितना पैसा दे सकता हूं वो नंबर होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दो, मार्जिनल यूटिलिटी किसे बोला जाएगा, व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, किसी भी चीज के लिए मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं उसे क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है ना। किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद उस चीज के लिए मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं उसे क्या बोला जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाएगा। प्राइस किसे बोला जाता है, प्राइस का मतलब होता है कि मैंने सच्चाई में कितना पैसा दिया। किसी चीज के लिए मैं 100 रुपए देने को तैयार था और वो चीज मुझे 50 रुपए में मिल गई, क्या मेरा फायदा हो गया, क्या बताओ यार, बताओ यार, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। क्या कोई चीज 100 रुपए में मिल रही थी और उसको मतलब कोई चीज से मुझे 100 रुपए का यूटिलिटी मिलता है और मैंने उस चीज के लिए 50 रुपए दिए, क्या मेरा फायदा हो गया क्या, यस, है ना। तो जहां कहीं भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और आप प्राइस कम पे करते हो, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको अपन बोल सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं अपन उसको, कंज्यूमर सरप्लस, है ना। ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है बट आप इसको बिल्कुल भी यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज नोन एज अ कंज्यूमर सरप्लस। देखो एग्जांपल की ओर बढ़ते हुए इसको समझने की कोशिश करते हो। देखो क्या बोला है, एक यूनिट जो है एमयू का उसको बने 10 रुपीज का डिनोमिनेशन देते हैं, है ना। मार्केट प्राइस जो है हर एक यूनिट ऑफ एक्स का कितना है, 50 रुपए, है ना। देखो एक्स के मैंने कई सारे यूनिट्स कंज्यूम किए, 1 2 3 4 5 6, ओके, और उसका मुझे यहाँ पे एमयू दिया हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो जैसा हमने बोला था कि एमयू जो है वो एडिशनल यूनिट से कम कम होते जाता है। तो फर्स्ट यूनिट के लिए 10 है, सेकंड के लिए 8 है, थर्ड के लिए 7 है, फोर्थ के लिए 5 है, फिफ्थ के लिए 3 है और बाद में 1 हो चुका है ना। तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एमयू क्या हो गया, कम कम होता गया है। इस एमयू को मैं रूपी टर्म्स में कन्वर्ट करता हूं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द 10। तो 10 से हो गया 100, 8 से हो गया 80, 7 का हो गया 70, 50, 30 एंड 10। ओके, अभी इस एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपी को मैं कंपेयर करने वाला हूं व्हाट आई हैव एक्चुअली पेड फॉर द यूनिट, दैट इज योर 50 रुपीज, और मैं ये चेक करूंगा कि मेरा यूटिलिटी कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है कंपेयर्ड विद द प्राइस, है ना। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि फर्स्ट यूनिट के लिए मेरा एमयू ज्यादा है प्राइस से, सेकंड के लिए अगेन मेरा एमयू ज्यादा है प्राइस से, थर्ड के लिए मेरा अगेन एमयू ज्यादा है प्राइस से, फोर्थ के लिए मेरा एमयू इज इक्वल टू प्राइस हो गया। अभी यहां तक अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पे एमयू क्या था, बिल्कुल भी बड़ा था कंपेयर टू द प्राइस, मतलब ये यूनिट्स मैंने खरीदने चाहिए, मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, बिकॉज मुझे जितना यूटिलिटी मिल रहा है ना उससे कम में क्या कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ। इट इज गुड फॉर मी, जहां पे फायदा ज्यादा है और पैसा कम देना पड़े, ये क्या है, बिल्कुल भी अच्छी बात है। और धीरे धीरे ये जो गैप है ना, गैप क्या हो गया, कम हो गया, और अभी क्या हो गया, फोर्थ यूनिट के लिए एमयू इज इक्वल्स टू प्राइस हो गया, जहां पे दोनों सेम हो चुके। क्या मैंने ये यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, बिल्कुल भी कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई नुकसान ही नहीं है, बिकॉज जितना आपका एमयू है उतना ही आपका क्या है, प्राइस है। जितना आपको यूटिलिटी मिल रहा है उतना ही आपने क्या दिया, पैसा दिया ना, कम दिया ना ज्यादा, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है। शुरुआत नुकसान की होती है वहां पे जहां पे आपको यूटिलिटी मिलता है कम और आपको पैसा देना पड़ेगा ज्यादा, जहां पे एमयू हो गया 30 और प्राइस दे रहे हो 50, एमयू हो गया 10 और प्राइस दे रहे हो 50। व्हेन एमयू इज लेस देन योर प्राइस, एमयू इज लेस देन योर प्राइस, ये यूनिट्स हमने कंज्यूम करने नहीं चाहिए। एक रैशनल कंज्यूमर कभी भी ये यूनिट्स कंज्यूम नहीं करेगा जहां पे यूटिलिटी हो जाए कम और प्राइस हो जाए ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे उसका नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं, है ना। ये सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिखे वाले हैं। क्या बोल रहा है देखो, कंज्यूमर जो है वो स्टार्ट करता है बाइंग यूनिट्स को एक के बाद एक, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होते जाता है हर एक एडिशनल यूनिट का। एमयू को जब अपन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करेंगे तो उसको अपन प्राइस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, है ना। पहले 3 यूनिट्स के लिए एमयू जो है वो ज्यादा है प्राइस का, आपने देखा है ना, उसको एक रैशनल कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा। फोर्थ यूनिट के लिए एमयू इज इक्वल्स टू प्राइस हो गया, वो भी अपन कंज्यूम कर लेंगे, है ना। फिफ्थ और सिक्स यूनिट के लिए जो एमयू है वो प्राइस से क्या हो गया, कम हो गया, तो एक रैशनल कंज्यूमर इसको कभी भी खरीदने वाला नहीं है, विल नॉट बाय, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है भाई, किसी भी रैशनल कंज्यूमर ने ये यूनिट्स खरीदने नहीं चाहिए, है ना। देखो आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बोले वाले, अगेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। क्या बोला है, अगर एमयू ज्यादा है और प्राइस कम है, दैट इज एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उन यूनिट्स को क्या बोला जाएगा, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोला जाएगा। ऐसा यूनिट जहां पे एमयू इज इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस हो गया, उसको अपन बोलते हैं दैट इज मार्जिनल यूनिट। और जहां पे एमयू आपका लेस देन प्राइस हो जाएगा उसको अपन बोलने वाले हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको, देखो अगर कोई भी यूनिट है जिसका एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। एमयू इज इक्वल टू प्राइस तो क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूनिट्स। और एमयू इज लेस देन प्राइस अगर हो जाए उन यूनिट्स के लिए क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोला जाएगा, राइट। यस, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को रिवीजन बहुत ही बढ़िया लगा हो, पसंद आया हो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें और बहुत सारा प्यार बरसाएं।
ओके, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और आने वाले अपडेट्स को बने रहिए। ओके, मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।